दुरुपयोग मतलब समय से पहले ही मौत। क्यों 31 मई को ही वर्ल्ड नो टबैको डे मनाते हैं, जबकि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। इंटरनेट पे मौजूद आंकड़ों के मुताबिक भारत में 48% पुरुष और 20% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का उपभोग करती हैं। सबसे खतरनाक यह है कि भारत में तंबाकू शुरू करने की औसत आयु 17 वर्ष है। धूम्रपान करने से होती है कई घातक बीमारी, जिसमें सबसे घातक है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां देश एक अलग ही मुद्दे पे लड़ता नजर आ रहा है, अक्सर हम देखते हैं टीवी पे, अखबारों में, हमें लड़ने की जरूरत है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर। क्या कहा मुंबई के जे रुग्णालय के प्राध्यापक विभाग प्रमुख कैंसर के डॉक्टर दिलीप निकम ने। चले जाए तो ये एक्चुअल कैंसर जो वर्ड है ये आया कहाँ से। हमारा मेडिसिन फील्ड में जिनको हम हमारे भगवान जैसे मानते हैं उनको हिपोक्रेट्स बोलते हैं, जिन्होंने ये जो ओथ है मेडिकल फील्ड की उन्होंने दी हुई है। तो ये पहली बार उन्होंने सन ईस्वी सन 470 के आसपास में कैंसर वर्ड पहला लिखा, और इसका मीनिंग ये उन्होंने लिखा था कि एक कैंसर बनता कैसा है। जैसे एक गांठ बन रही है और गांठ सिर्फ बन नहीं रही है लेकिन अगल बगल की जो पेशी है उसमें जा भी रही है। इट्स लाइक लुक्स लाइक अ क्रैब। तो ये क्रैब की जैसे दिखने की वजह से इसको पहली बार कैंसर का नाम दिया गया। और वही जो ग्रीक में हो या लैटिन में हो, जैसे सेल्सियन करके एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर थे, उन्होंने उसको लैटिन में क्रैब के लिए बोला गया था, इसी के लिए ये कैंसर नाम पड़ गया था। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये देखेंगे कि ये कैंसर आजकल इतना टॉपिक पे हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि एक बहुत भयंकर बीमारी मानी जाती है, और ये सिर्फ रुग्ण को ये नहीं करती, पेशेंट को तकलीफ वाली बात तो है ही, बट उसके साथ साथ पूरा फैमिली भी तकलीफ में आ जाता है। और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स, बट उनकी जो बीमारी है उसको लगने वाला पैसे का खर्चा हो, इमोशनल सपोर्ट हो, ये सब में सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली को तकलीफ हो रही है। तो आज अगर हम लोग आंकड़े देखें तो ये आंकड़े में जब हम लोग बात करते हैं, जो रिसेंट रिपोर्ट है ग्लोबोकैन करके WHO जो संस्था है उन्होंने पब्लिश किए हैं, और उनके आंकड़ों से तकरीबन 1,40,00,000 रुग्ण हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर है, एक्चुअल नंबर नहीं। जो हॉस्पिटल्स है, जो रजिस्ट्री संस्था है, उनमें ये रिपोर्ट किए गए नंबर है। और इसी बीमारी से हर सालाना तकरीबन 80 to 85 लाख लोग इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाते हैं। अब हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तकरीबन हर साल में 14 लाख लोग इस बीमारी से बाधित हो जाते हैं, और तकरीबन 7 से 8 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान। अभी हम लोग कैंसर के रीजनिंग में चले जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि तकरीबन 30 से 35% ये बीमारी जो है वो अपने तंबाकू से कारण हो जाती है। तंबाकू इन एनी फॉर्म, मतलब बीड़ी हो, सिगारेट हो, गुटखा हो, मावा हो, तो इससे तकरीबन 30 से 35% रुग्ण ये कैंसर उनमें हो जाता है। रिमेनिंग जो है 30 से 35% अपनी जो ओबेसिटी है, मोटापन है, गलत तरीके का खाना है, जो जंक फूड है, इस कारण से हो जाते हैं। तकरीबन 5% जो बीमारी है ये अल्कोहल की वजह से होती है। 5% बीमारियां एनवायरमेंटल फैक्टर हो, रेडिएशन हो, इनकी वजह से होते हैं। तो ये जब हम ये बीमारी क्यों होती है, इसका जब हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक बात हमारी समझ में आ जाती है कि तकरीबन 60 से 70% जो कैंसर है वो ऐसे कारणों से हो जाता है, जैसे तंबाकू हो या खाना गलत तरीके का खाना हो, इन कारणों से हो जाता है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन सब कैंसर में एक लक्षण तो कॉमन है जिसको हम लोग गांठ आई है बोलते हैं। लेकिन लक्षण के बारे में सर ओवरऑल जनरलाइज, एक तो गांठ आ जाना, दूसरा वज़न कम हो जाना, और बाकी जिस जगह की वो गांठ है
उस जगह के लक्षण आपको दिख जाते हैं। जैसे छाती की, अगर कैंसर की, हम लोग छाती के कैंसर की बात करें तो छाती में गांठ आ जाती है, वही गांठ फिर बगल में आ जाती है, और फिर वहाँ से अगर फैल जाती है तो पूरा हड्डी में जा सकती है। तो अगर गांठ अगर हड्डी में गई तो हड्डी में दर्द हो जाना, फेफड़े में जाती है तो फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब जिस प्रकार की गांठ है, जिस जगह की गांठ है, उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं। कहीं पे नॉर्मली गांठ तो नॉर्मल तो लोगों में नहीं होती है। अगर मान लीजिएगा कि गांठ अगर कहीं लग रही है आपको, या कोई चीज़ है मुंह में, जैसे बोला कि अगर अंदर मुंह के अंदर छाले आए हैं और सादा डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाने के बाद भी अगर 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद वो अगर जख्म नहीं ठीक हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि आगे ट्रीटमेंट के लिए जांच होना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप जाके आपके कैंसर जांच के तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कैंसर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या है कि क्लिनिकल हिस्ट्री उनकी ली जाती है, क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उससे तकरीबन 60 to 70% हमको आइडिया आ जाता है कि आने वाला जो रुग्ण मेरे पास बैठा है वो किस कारण से, किस रोग से ये पीड़ित है। तो ये अनुमान लगाने के बाद फिर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, या सीटी स्कैन हो, या अभी जो पेट स्कैन हो, ये सब स्कैनिंग करके हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर ये जो बीमारी है तो कौन सी जगह में ये बीमारी आई है, और अगर बीमारी और कहीं जगह में फैल गई है, नहीं गई है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टेजिंग बोलते हैं। तो ये सब होने के बाद फिर हम बायोप्सी करके वो सच में कैंसर है कि नहीं ये कंफर्मेशन करते हैं। सर, क्या जैसे आप बता रहे कि WHO की रिपोर्ट है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर में कैंसर जैसी बीमारी फैलेगी, लेकिन इसको रोकने का कोई तो रास्ता होगा? यस, प्रिवेंशन इज़ बेस्ट क्योर। हम लोग जब भी हम लोग एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट बात करते हैं कि किसी चीज़ होने से पहले ही रोक दिया जाए तो वो उससे असरदार और कोई चीज़ है ही नहीं है। और इसमें होता है कि ये जो प्रिवेंशन है इसमें अलग अलग तरीके के प्रिवेंशन है, जैसे, और उसके हर WHO ने गाइडलाइंस भी बनाए हैं। अभी हम लोग इंडिया में जो कॉमन है कैंसर, उसके गाइडलाइन के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर इंडियन स्त्री है तो उनमें छाती की बीमारी नंबर 1 पे है, उसके बाद सर्विक्स की जो बच्चेदानी है उसके मुंह का कैंसर जिसको हम लोग सीए सर्विक्स बोलते हैं, उसकी कैंसर में बीमारी 2nd नंबर पे है। जब मेल्स की बात करते हैं तो उसमें हेड एंड नेक कैंसर जो ओरल कैविटी है तो वो कैंसर की वो नंबर 1 कैंसर है। फिर फेफड़े का कैंसर है वो नंबर 2 पे कैंसर है। तो प्रिवेंशन कैसा करते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है। जैसे छाती का बीमारी है तो छाती की बीमारी के लिए हम ये सलाह देते हैं हर वो औरत को जिनका उम्र 40 से 45 है, उसके बाद वो घर में नहाते टाइम वो खुद अपना छाती तपास कर सकती है, और हर साल में एक बार ज़रूर वो मैमोग्राफी करे, जिससे हमें मालूम पड़े कि छाती में कोई गांठ हो रही है नहीं हो रही है। जब हम सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं तो अभी ये सिद्ध हो गया है कि सर्वाइकल कैंसर जो पहले इंडियन वुमन में नंबर 1 पे था लेकिन अब कम हो गया, और वो कम होने का ये बड़ा सक्सेस जाता है जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिसमें पैप स्मेयर करके हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो जो भी औरत उम्र 21 साल के बाद हो तो उनमें पैप स्मेयर स्कैनिंग कर सकते हैं, और ये हर 3 साल कर सकते हैं, हर 3 साल में एक बार करना होता है, और उम्र का 65 उम्र तक आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रही सर्वाइकल कैंसर की बात। सर्वाइकल कैंसर में अभी ये भी मालूम हो गया कि ये जो होता है बीमारी ये HPV वायरस की वजह से होता है, तो उसके अगेंस्ट भी सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। तो मेरी विनती है आपके माध्यम से कि जिनकी भी उम्र गर्ल्स की उम्र 9 साल से 14 ईयर्स तक है या शादी से पहले, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। सर, भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि इंडियन की बात आती है तो डेटा के बारे में हम लोग इतना वैलिड डेटा अपने पास नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो गवर्नमेंट की रजिस्ट्री है
वो तकरीबन 30 रजिस्ट्री है, 33 रजिस्ट्रीज है पूरा भारत में, जहाँ पे ये कैंसर के इसमें नोंद किया जाता है। तो उनके जो आंकड़े हैं जो 2012 में पब्लिश हुए, उनके आंकड़ों के हिसाब से 14 लाख हर साल में ये रुग्ण कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। कैंसर के इलाज की जब बात आती है तो कैंसर का इलाज में क्या है कि आजकल मल्टी मोडेलिटी मैनेजमेंट होता है, जिनमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है, जिनमें आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, जिनमें आपको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जिस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मैं रुग्णों को यही सलाह देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल है वहीं हॉस्पिटल में चले जाएं। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, बहुत सारा हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। टाटा हॉस्पिटल एक एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और एज़ कम्पेयर टू जो रुग्ण वहाँ पे डेली की इसके लिए आता है तो वो बहुत लोग आते हैं। तो इसकी वजह से टाटा में उपचार के लिए कम से कम 2 या 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। यही ध्यान में रख के, जैसे कामा हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हॉस्पिटल है, और ये सुविधा अभी गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये सुविधा जो कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, इसका इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 4 हॉस्पिटल खोले हैं, जैसे कि जिनमें पूरा कैंसर का उपचार उपलब्ध है। एक तो अपना कामा हॉस्पिटल है जो मुंबई में वीटी की इधर है, दूसरा है गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद में है जो अभी रीजनल कैंसर सेंटर करके उभर रहा है, तीसरा नागपुर में है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर है वहाँ पे है, और चौथा सांगली में है। तो ये 4 हॉस्पिटल महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं जहाँ पे कैंसर के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले वक्त में क्या ऐसे हॉस्पिटल और होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। इसमें यह है कि आप अगर कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो प्रमाण है, वो इतना बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ शासन की एज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल की भी बहुत बड़ा रोल अदा होना चाहिए। और दूसरा जो NGOs हैं उनको भी सामने आना चाहिए, या जो फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उनको भी सामने आके ऐसी कुछ कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए इलाज के लिए परिपूर्ण ऐसा हॉस्पिटल बनाना बहुत ज़रूरी है। सर, नेशन सामना न्यूज़ 24 के माध्यम से आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ हर एक कैंसर मरीज़ को और पूरा देश को। कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है और इसका जो प्रमाण है दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सुविधा, कैंसर का इलाज का सुविधा हर जगह पे उपलब्ध होना ज़रूरी है, और उसके लिए सब लोग मिलके, जैसे गवर्नमेंट का रोल गवर्नमेंट ने करना चाहिए, NGOs का रोल NGOs ने करना चाहिए, सब मिलके आगे आना चाहिए ताकि ये बीमारी को हम लोग डिफीट कर सकें। और कैंसर लोगों के जो रुग्ण हैं उनको मेरा ये संदेशा है कि एक बात बहुत याद रखनी चाहिए कैंसर रुग्णों ने, कि इट इज़ जस्ट अ डिसीज़, it is just a disease, it is not everything, so one has to fight it, and you fight it, we are with you as a oncologist। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ में हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई सारे नेशन की है। एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, हम सब मिलकर ये कैंसर के अगेंस्ट की लड़ाई लड़ेंगे ज़रूर, और इसमें कामयाब भी होंगे ज़रूर।